Hello friends, in this video we are going to study a very important topic related to immunology. So basically जब आप इम्यूनोलॉजी की बात करोगे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इम्यूनोलॉजी दो वर्ड से आया है। पहला वर्ड है इम्यूनो। इम्यूनो मतलब होता है इम्यून सिस्टम, बॉडी की लड़ने की क्षमता। लॉजी मतलब होता है स्टडी। सो बेसिकली बायोलॉजी का वो ब्रांच जो इम्यून सिस्टम के बारे में डील करेगा उसे आप कहोगे इम्यूनोलॉजी। सबसे पहला इम्यूनोलॉजी को किसने स्टडी किया? तो इसको स्टडी किया था एमिल वॉन बेरिंग ने 1890 में, और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी बच्चों याद रखना, एडवर्ड जेनर फादर ऑफ वैक्सीन है। अब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एमिल वॉन बेरिंग को ही क्यों कहा गया? क्योंकि ये पहले साइंटिस्ट थे इस दुनिया में जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये वेपन्स हैं जो किसी भी पैथोजन से लड़ सकते हैं। तो बेसिकली एमिल वॉन बेरिंग डिस्कवर दैट एंटीबॉडीज आर वेपन्स प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, और वो लड़ेगा किसी भी पैथोजन के खिलाफ। इम्यूनोलॉजी में बच्चों दो वर्ड आपको बार बार समझनी और क्लियर कर समझ लेनी है। एक है एंटीजेन, दूसरा होता है एंटीबॉडी। जब आप एंटीजेन की बात करोगे तो नीट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका दूसरा नाम क्या है। तो एंटीजेन को हम कहते हैं एग्लूटिनोजेन और एंटीबॉडी को हम कहते हैं एग्लूटिनिन्स। तो याद रखिएगा। अब एंटीजन है क्या? मैं ये कह सकता हूँ कि एंटीजन विलन है। विलन मतलब ये बाहर से आने वाला कोई सब्सटेंस है, फॉरेन सब्सटेंस कह लो या फॉरेन पैथोजन कह लो, जो हमारे शरीर में आएगा और हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोवोक करता है। फॉरेन सब्सटेंस इन्वेडिंग बॉडी एंड केपेबल ऑफ स्टिमुलेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स। जैसे कोई बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर में घुस गया और वो बीमारी क्रिएट कर रहा है तो उस बैक्टीरिया को आप क्या कह दोगे? एंटीजन। तो बेसिकली हर वो चीज़ जो इम्यून सिस्टम को प्रोवोक करेगी आप कहोगे एंटीजन। अब उस विलन के खिलाफ एक केमिकल बनेगा जो उसे मारेगा, लड़ेगा, उसे आप कहते हो एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी है क्या? आप कह सकते हो कि यह है प्रोटेक्टिव केमिकल जो प्रोड्यूस होता है इम्यून सेल्स के द्वारा हमारे बॉडी में, और वो फाइट करता है उस एंटीजन के खिलाफ ताकि आपकी बॉडी सेफ और हेल्दी रहे। तो बेसिकली एंटीबॉडी इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन। जब आप इम्यूनोलॉजी की बात करोगे ना बच्चों, तो इम्यूनोलॉजी बहुत सारी चीज़ों से डील करता है। सबसे पहला इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं हमारा इम्यून सिस्टम, क्या क्या सेल्स हैं, सी सेल, टी सेल, बी सेल, उन सब के बारे में। दूसरा जो हम बात करते हैं वो इम्यून रिस्पॉन्स, कैसे जो है टी सेल्स फाइट करता है, कैसे बी सेल्स जो है एंटीबॉडीज़ बनाता है, उन सारी चीज़ों को करते हैं। और तीसरा वो डील करेगा रोल इन रेजिस्टिंग इन्फेक्शन, मतलब आपकी बॉडी कितनी स्ट्रांग है उस पैथोजन के खिलाफ लड़ने में। ये सारी चीज़ें आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हो। जब आप इम्यूनोलॉजी के टाइप्स की बात करोगे ना बच्चों, तो याद रखना देयर आर टू टाइप्स ऑफ इम्यूनोलॉजी। एक जो आप कहते हो उसे आप कह सकते हो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, और दूसरा आप कहते हो लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी। अब सवाल ये उठता है कि क्लिनिकल मतलब क्या? क्लिनिकल बच्चों ये पूरा मेडिसिन से रिलेटेड होगा, और जो लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी होगा वो लैब से रिलेटेड होगा, जहाँ पे बेसिकली प्रिपरेशन किया जाएगा बॉडी को टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस। तो क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में हम होता क्या है, तो हम वैक्सीनेशंस पढ़ते हैं, जो भी वैक्सीन्स आपको मिलता है अगेंस्ट एनी पैथोजन इज इंक्लूडेड अंडर क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के वक्त आपके इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है ताकि वो ऑर्गन अडेप्ट हो जाए बॉडी को, तो वो भी क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में आप पढ़ते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के वक्त ब्लड बैंक, इम्यूनोपैथोलॉजी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी में। जब आप लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी की बात करोगे ना बच्चों, तो इसमें टेस्टिंग किया जाता है। टेस्टिंग ऑफ व्हाट? टेस्टिंग ऑफ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी, मतलब आपके बॉडी में कितने WBCs हैं, कितना फाइट कर सकते हैं, कितने टी सेल्स हैं, उन सब का टेस्टिंग जो आप करोगे तो वो लेबोरेटरी इम्यूनोलॉजी में आता है। एक ब्रांच है जिसे हम कहते हैं सेरोलॉजी। सेरोलॉजी होता क्या है? तो बेसिकली याद रखिएगा, हीरो और विलन हमेशा लड़ते हैं, तो जब लड़ते हैं उसी को सेरोलॉजी कहोगे। मतलब इंटरैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे उस स्टडी को आप कहते हो सेरोलॉजी। बच्चों यहाँ पे एक वर्ड आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी मतलब आपकी बॉडी की एबिलिटी, कि आपकी बॉडी कितनी फ्री है किसी भी बीमारी से, किसी भी पैथोजन से। ये इम्यूनिटी शब्द आया है वर्ड इम्यूनिस से। इम्यूनिस का मतलब होता है एग्जेम्प्ट और फ्रीडम,
मतलब आपकी बॉडी फ्री है किसी भी तरीके के पैथोजन से, तब हम कह सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। और आपके बॉडी में कोई पैथोजन अगर आया तो बॉडी उससे लड़ती भी है, इसी को कहते हैं इम्यूनिटी। अब टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी की अगर हम बात करें बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, एक आप कहते हो नेचुरल या इन्नेट इम्यूनिटी, पहला कह लोगे, दूसरा आप कहोगे अक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब बच्चों यहाँ पे इन्नेट एक प्रोमिनेंट वर्ड है। इन्नेट का मतलब क्या होता है? इन्नेट मतलब वो चीज़ जो आपको विरासत में मिली हो, मतलब जन्म से आपको मिली हुई इम्यूनिटी को आप कहते हो इन्नेट इम्यूनिटी। और जो चीज़ें आप लाइफ टाइम अक्वायर करोगे वो है अक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो मैं कह सकता हूँ कि इन्नेट इम्यूनिटी बाय बर्थ है और अक्वायर्ड इम्यूनिटी आफ्टर बर्थ है, मतलब पैदा होने के बाद आपकी बॉडी जो भी इम्यूनिटी गेन करे वो अक्वायर्ड इम्यूनिटी में आ गई। इन्नेट इम्यूनिटी को मैं कह सकता हूँ कि ये नेचुरल इम्यूनिटी है, और अक्वायर्ड इम्यूनिटी को मैं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी भी कह सकता हूँ, क्योंकि ये हम कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है, लाइफ टाइम भी रहता है, लेकिन एज के हिसाब से ये डेवलप होता है, वीक होता है। लेकिन इन्नेट इम्यूनिटी लाइफ टाइम सेम रहता है, ना तो वो वीक होगा ना तो वो स्ट्रांग होता है, उसका जो प्रोसेस है वो सेम रहता है बच्चों। इन्नेट इम्यूनिटी ना नॉन स्पेसिफिक है बच्चों, किसी पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिकली नहीं बना है, ये हर पैथोजन से लड़ने की कोशिश करता है। लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी बहुत ही स्पेसिफिक है बच्चों, वो जिसके लिए है उसी से लड़ेगा, नहीं तो नहीं लड़ेगा। इन्नेट इम्यूनिटी में कोई इसको एक्सपोजर की ज़रूरत नहीं है, मतलब पहले अगर वो पैथोजन बॉडी में आया होगा तो बॉडी उससे लड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। इन्नेट इम्यूनिटी डायरेक्ट फाइट करता है किसी भी पैथोजन से, लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी तभी लड़ेगा जब उसके पास उसके लिए कोई मेमोरी हो, मतलब इसको प्रीवियस एक्सपोजर की ज़रूरत है, तभी वो तैयार होगा और लड़ेगा। इन्नेट इम्यूनिटी एक छोटे बच्चे की तरह है जो मार के भूल जाता है, मतलब कोई मेमोरी नहीं रखता। लेकिन अक्वायर्ड इम्यूनिटी बड़े बच्चों की तरह है, उसे कोई भी मारा तो याद रखता है, उस हैज़ मेमोरी। तो याद रखने वाली बात यह है बच्चों कि इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं है, वहीं अक्वायर्ड इम्यूनिटी के पास इनके पास अपनी खुद की एक मेमोरी होती है, वो याद रखते हैं पैथोजेंस को। और इन्नेट इम्यूनिटी की सबसे खास बात, इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, कभी कभी अपने पिता को भी मार देता है, वो पहचान नहीं पाता है मेरे पिता हैं, इन्हें मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। बच्चा है 3 साल 4 साल का, कुछ भी कर सकता है। लेकिन वही अक्वायर्ड, जैसे आप बड़े हो, क्या आप अपने पिताजी को अभी फिर से बचपन जैसे मार सकते हो? बिल्कुल नहीं। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि मेरे पिताजी अगर मैं इनको मारा तो ये मेरे को दोबारा उठा के फेंक देंगे घर के बाहर। तो इसी के लिए एक्वायर्ड डिस्टिंग्विश कर सकता है सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में, लेकिन इन्नेट डिस्टिंग्विश नहीं करता। इन्नेट इम्यूनिटी में बच्चों सारे बैरियर्स आएंगे, और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो हम पढ़ेंगे वो अलग अलग टाइप के सेल्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली एक्वायर्ड इम्यूनिटी डाइवर्सिटी दिखाता है, इन्नेट इम्यूनिटी में कोई डाइवर्सिटी नहीं है, सिर्फ बैरियर्स है। अगर हम इन्नेट इम्यूनिटी को और डिटेल में पढ़ना चाहें बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे सारे बैरियर्स। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें बाय बर्थ मिली हुई हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने इम्यून सिस्टम को डेवलप किया हुआ है, और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला बैरियर जो है बच्चों, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल बैरियर। एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? स्किन से रिलेटेड होगा। तो एनाटॉमिकल बैरियर में सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम पढ़ेंगे वो होगा स्किन। अब स्किन के पास एक स्पेसिफिक लेयर होता है जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटम कॉर्नियम। ये जो लेयर है बच्चों, ये किसी भी पैथोजन को अंदर आने नहीं देता। साथ में म्यूकस मेम्ब्रेन, चिपचिपा सा जो म्यूकस होता है, नोज़ में प्रोड्यूस होता है, स्टमक में होता है। तो ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करता है? बेसिकली ये बैरियर का काम करता है, किसी भी पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं देता। जीआई ट्रैक्ट में प्रेजेंट है म्यूकस मेम्ब्रेन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, ईसोफेगस में भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। हमारे नोज़ में बहुत ज़्यादा है, इसी के लिए हवा की जितने पैथोजेंस या बैक्टीरियाज गलती से हम सांस लेते वक्त इन्हेल कर लेते हैं, वो नोज़ में ट्रैप हो जाते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की मदद से। तो ये पहला बैरियर है जो बाय बर्थ है। इसी के लिए आपने छोटे बच्चों को देखा होगा, उनकी नाक बहुत ज़्यादा बहती है। दूसरा जो है बच्चों वो है फिजियोलॉजिकल बैरियर। जब आप फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करोगे तो इसमें आता है ऑयल और स्वेट ग्लैंड। हम सबको पता है स्वेट निकलता है, पसीना पैथोजेंस को डिस्टर्ब करता है, पीएच चेंज करके 3 to 5 के बीच में लाके।
प्लस ऑयल जो सीबेशियस ग्लैंड से आता है वो भी पैथोजन को ट्रैप करके मारता है। लाइसोजाइम बच्चों जो हमारे आंसू में होता है, अगर आंखों में कोई कचरा चला गया, कोई पैथोजन चला गया तो लाइसोजाइम उसे मारता है। अब वो कोई स्पेसिफिक नहीं है, जो भी आएगा वो सबको मारेगा। HCl स्टमक में प्रोड्यूस होता है। अगर आपने कोई खाना खाया और वो खाना में बैक्टीरिया है तो बेसिकली हमारा स्टमक का HCl उसे मार देता है, तो एक इम्यूनिटी डेवलप कर रहा है बच्चों। दूसरा है इंटरफेरॉन बच्चों। इंटरफेरॉन होता क्या है, तो ये एंटी वायरल प्रोटीन है। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारा सेल खुद रिलीज करता है वायरस के खिलाफ। मान लो बच्चों कोई भी सेल हमारा जो है वायरस से इन्फेक्टेड है, तो सेल मरने से पहले इंटरफेरॉन रिलीज करता है, जिसकी वजह से बाकी सारे सेल प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और वायरस किसी को अटैक नहीं कर पाता। फीवर जो होता है बच्चों वो भी एक तरह का इम्यूनिटी का ही साइन है, और जिस केमिकल की वजह से फीवर होता है उसे हम कहते हैं पायरोजेंस। तो बुखार होना कोई बीमारी नहीं है बच्चों, ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी लड़ रही है किसी पैथोजन के खिलाफ। नेक्स्ट जो है बच्चों वो है फैगोसाइटिक बैरियर। फैगोसाइटिक बैरियर में जो फैगोसाइटिक मतलब क्या, फैगो मतलब सॉलिड, साइटिक मतलब मार के खाना। तो बेसिकली जो WBCs होते हैं स्पेशलाइज्ड वन, जैसे मैक्रोफाजेस हो गए, लीवर में पाया जाने वाला कफर सेल्स, ये क्या करता है, सारे पैथोजेंस को मार के खाता है। मोनोसाइट्स और हिस्टोसाइट्स ये दोनों ही एक तरह से मोनोसाइट ही हैं बच्चों, लेकिन मोनोसाइट नाम हम तब देते हैं जब वो ब्लड में अवेलेबल हो, और हिस्टोसाइट तब कहते हैं जब वो टिश्यूज़ में होता है। तो बेसिकली मोनोसाइट ब्लड के सारे पैथोजन को मारेगा और हिस्टोसाइट टिश्यूज़ के सारे पैथोजेंस को मारता है। ये सब इन्नेट इम्यूनिटी से बनने वाले बैरियर्स हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है वो है इन्फ्लेमेशन। जैसे अगर आपको मस्कीटो ने काट लिया तो जो टॉक्सिन रिलीज करता है आपके बॉडी के अंदर वो ब्लड में जल्दी मिक्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, और अगर उस छोटे से स्वेलिंग को हम ज़ोर ज़ोर से खुजालने लगे तो क्या होता है, वो केमिकल अंदर पुश होता है जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये स्वेलिंग क्यों होती है? हिस्टामाइन की वजह से। रेडनेस क्यों होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से। तो बेसिकली हिस्टामाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन दो ऐसे इन्फ्लेमेशन बैरियर्स है बच्चों। ये इंडिकेशंस क्या है इनका? रेडनेस, मार पड़ने पे रेड हो जाना, चोट लगने पे सूज जाना, स्वेलिंग होना, एलर्जी होना, पेन होना, ये सब एक तरह का इंडिकेशन है, ये इन्फ्लेमेशन बैरियर्स है। और नेक्स्ट जो पांचवा है बच्चों, लास्ट वाला बैरियर, ये बेसिकली नेचुरल किलर सेल्स आते हैं जो हमारे बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जिन्हें आप कॉम्प्लीमेंट सेल्स के भी नाम पे जानते हो। अगर मैं अक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करूं बच्चों, तो अक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। अब इसमें भी आप सोचेंगे दो, हाँ, अक्वायर्ड इम्यूनिटी दो कौन सी है? एक होता है एक्टिव इम्यूनिटी, दूसरा होता है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव मतलब आपको पता है कि जैसे कोई सोल्जर हो, वो दुश्मन के देश में जाके लड़ रहा है तो वो एक्टिव है, और वही सोल्जर अगर खाली प्रैक्टिस करने के लिए पुतला बना के लड़ रहा है तो उसे पैसिव कहते हैं। तो अक्वायर्ड एक्टिव और अक्वायर्ड पैसिव में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है बच्चों कि अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी तुम्हारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एनकाउंटर करती है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके शरीर में एंटर करेगा। अब वो चाहे जिंदा एंटर करे या मरा हुआ एंटर करे वो अलग बात है, पर अक्वायर्ड इम्यूनिटी में, अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में हमेशा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करेंगे। और जैसे ही आप अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करोगे बच्चों, तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आते, इसमें स्पेसिफिक केमिकल्स जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज़, वो हमारे शरीर के अंदर आएंगे और क्या करेंगे? इम्यूनिटी क्रिएट करने में मदद करेंगे। जो सबसे पहला टाइप है बच्चों उसे आप कहोगे नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा जो है उसे आप कहोगे आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। अब नेचुरल और आर्टिफिशियल का बेसिक डिफरेंस क्या है? नेचुरल में ना बच्चों क्या होता है, बॉडी के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से आपको बीमारी होगी, बॉडी फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़ करके इम्यूनिटी गेन करता है। मतलब बॉडी डेवलप्स इम्यूनिटी ओनली आफ्टर सफरिंग फ्रॉम दैट डिजीज़। जैसे हम देवी जी कहते हैं, या स्मॉल पॉक्स कह लें, चिकन पॉक्स कह लें, मीजल्स कह लें, तो लाइफ में एक बार ये सबको होता है, और हो जाने के बाद हमारी बॉडी खुद उससे अक्वायर कर लेती है, उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है, तो आप उसे कह देंगे नेचुरल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है बच्चों, बॉडी कोई बीमारी डेवलप नहीं करती। पहली बात, हमारी बॉडी उस बीमारी से सफ़र नहीं करती, फिर भी इम्यूनिटी डेवलप करेगी। किसकी वजह से? वैक्सीनेशन की वजह से।
हमारे पास टाइफॉइड के वैक्सीनेशंस अवेलेबल है, हेपेटाइटिस के वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। वैक्सीनेशंस में हम देते क्या हैं? बेसिकली वैक्सीन्स में हम हीट किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देते हैं। मरा हुआ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, इसी के लिए आपने कहा उसे आर्टिफिशियल अक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। जैसे पोलियो के लिए वैक्सीन या BCG वैक्सीन जिसे आप ट्रिपल वैक्सीन कहते हो, ये सब से जो इम्यूनिटी मिलेगी उसे आप कहोगे आर्टिफिशियल अक्वायर्ड इम्यूनिटी। दूसरा जो है बच्चों अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में जो पहला टाइप होगा आप उसे कहोगे नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जब आप नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करोगे बच्चों, यहाँ पर बेबी में मदर के थ्रू एंटर करेगा वो इम्यूनिटी। मतलब ये कि बच्चा कुछ इम्यून सेल्स अपने मदर से लेकर के आता है। आप ये कह सकते हो कि नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में ये बिफोर बर्थ हमें मिलता है और आफ्टर बर्थ भी मिलता है। बिफोर बर्थ जो है मदर के प्लासेंटा के थ्रू कुछ एंटीबॉडीज़ ट्रैवल कर जाती हैं जो बच्चे को मिल जाता है, और आफ्टर बर्थ जो है बच्चों जब बच्चा पैदा होता है तो मदर के फर्स्ट मिल्क से, मम्मी का जो पहला दूध होता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, उस कोलेस्ट्रम में ढेर सारे एंटीबॉडीज़ होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं जिसे IgA कहते हैं, IG अल्फ़ा। और ये सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स बच्चे को मिलता है थ्रू मदर्स फर्स्ट मिल्क, और इन्हीं एंटीबॉडीज़ के सहारे वो बच्चा इम्यूनिटी को थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि नेचुरल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट लिव्ड है, कुछ समय के लिए है। ये सारे एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाते हैं, पर जब ये ख़त्म होते हैं तब तक बच्चे का खुद का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है, इस वजह से बच्चा सेफ रहता है। आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें बच्चों तो ये होता है प्रीवियसली प्रिपेयर्ड एंटीबॉडी को हम इंजेक्ट करते हैं। मतलब जैसे पहले से ही कोई एंटीबॉडी हमने बना के रखा हुआ है और किसी पेशेंट की बॉडी में डाल दे तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे किसी को सांप काट ले बच्चों, तो सांप काटने के लिए जो एंटी वेनम बनेगा वो कहीं ना कहीं किसी और एनिमल के बॉडी से एक्सट्रैक्टेड एंटीबॉडीज़ होते हैं। तो जो आर्टिफिशियल अक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी में आप एंटीबॉडीज़ दोगे बच्चों, वो ह्यूमन ओरिजिन का भी हो सकता है या एनिमल्स के ओरिजिन का भी हो सकता है। स्नेक के खिलाफ, स्नेक वेनम के खिलाफ लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो हॉर्स के सीरम से बनाया जाता है। रेबीज से लड़ने के लिए जो होता है वो भी एनिमल्स एक्सट्रैक्ट है। तो ये सारे एंटीबॉडीज़ जब हमारे शरीर में आते हैं तो उस पर्टिकुलर वेनम के खिलाफ लड़ते हैं और हमें इम्यूनिटी देते हैं। लेकिन बच्चों ये भी इम्यूनिटी लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। तो ये है बच्चों सारे टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़, और उम्मीद करता हूँ आपको इम्यूनोलॉजी का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बच्चों कि आपको नेक्स्ट